नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने रॉ, सीक्रेट एजेंट या फिर जासूस ये तीन चार वर्ड कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, या तो फिल्मों में या फिर न्यूज चैनलों पे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये जासूस कौन है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर ये जासूस कौन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जासूस के कारनामे इतने बड़े हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया उनको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से हमें उनके नाम, उनके डिटेल पता चल जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी वो अरविंद कौशिक पे थी, जो कि एक सीक्रेट एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाके शादी करी, वहां के एयरफोर्स में, वहां की मिलिट्री में जाके शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान को भनक नहीं लगी। इस चीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मेरी आज की और अब की जो वीडियो है ये है अजीत डोभाल के ऊपर। ये भी एक रॉ एजेंट है, ये भी एक आईबी के एजेंट है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे हमारे देश के लिए किए हैं कि जब आप लोग वो सारी कहानियां सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। तो दोस्तों, इनका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज में इधर उधर पक्का सुना होगा या फिर इनकी फोटो देखी होगी, लेकिन इनको आप आम इंसान या फिर हम कह सकते हैं कि छोटा मोटा अधिकारी ही समझ रहे होंगे। लेकिन जब मैं आप लोगों को इनके कारनामे बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रॉ एजेंट अजीत डोभाल के बारे में बात करूंगा, डिटेल में वो भी। तो दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड में एक छोटा सा इलाका है पौड़ी गढ़वाल, वहीं पे हुआ था। इनका जन्म 20 जनवरी 1945 में हुआ था। जो इनके फादर थे वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर के पद पे थे। इनके फादर कर्नल के पोस्ट पे थे, और इसके अलावा इनके फादर का जो ट्रांसफर था वो अलग अलग स्टेट में होता रहता था। एक बार इनके फादर का ट्रांसफर राजस्थान में हुआ, और काफी टाइम तक इनके फादर राजस्थान में ही रहे। इसलिए इन्होंने, अजीत डोभाल ने, अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो अजमेर मिलिट्री स्कूल से ही प्राप्त करी, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद 1967 में इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी करी, और फिर 1968 में इन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। तो दोस्तों, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और इनको आईपीएस की पोस्ट मिली। तो दोस्तों, उस टाइम इनकी एज 22 साल थी। और फिर इसके बाद ये ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको जो कैडर मिलता है, मतलब कि जो इनको स्टेट मिलता है, वो केरल स्टेट मिलता है, जहां पे इनको पोस्ट दी जाती है एएसपी का। तो दोस्तों, जो इनकी सर्विस थी वो 37 सालों तक इन्होंने लगभग अपनी पूरी सर्विस दी है। पूरे जो अलग अलग इन्होंने काम किए हैं, उनमें से सिर्फ इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 7 साल काम किया है। इसके बाद इन्होंने अलग अलग ग्रुप में काम किया है, जैसे कि आईबी में काम किया है, रॉ में काम किया है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब इनका ट्रांसफर केरल में हो गया तो केरल में इन्होंने काफी टाइम तक काम किया। इसके बाद क्या होता है, 28 दिसंबर 1971 के दिन केरल में एक दंगा हो जाता है। तो दोस्तों, ये दंगा क्या होता है, दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और फिर जो होम मिनिस्ट्री होती है, उस टाइम भारत में कांग्रेस की सरकार थी, तो जो कांग्रेस की सरकार होती है वो सोचती है अब क्या किया जाए, कैसे इन दंगों को खत्म किया जाए। इसके बाद क्या होता है, कुछ रॉ के सीनियर ऑफिसर थे जिनकी नजर अजीत डोभाल पे पहले से ही थी। उन्होंने गवर्नमेंट को यह रिकमेंड किया कि अजीत डोभाल को इस एरिया में भेजो। इसके बाद जो होम मिनिस्ट्री होती है वो अजीत डोभाल को केरल के उस इलाके में भेज देती है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल पुलिस वाले थे वहां पे जाने से डर रहे थे, वहां पे इतना माहौल खराब हो चुका था। लेकिन जो अजीत डोभाल थे उस एरिया में गए, उस एरिया में वो चारों तरफ घूमे, उन्होंने आसपास का माहौल समझा, क्या माहौल है, क्यों आपस में लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद उनके मन में एक बात आई, उन्होंने सोचा क्यों ना जो इन दंगों के लीडर हैं उनसे बात की जाए। इसके बाद उन्होंने इस चीज का पता लगाया, आखिर इन दंगों को कौन लीड कर रहा है। इसके बाद दोनों ग्रुप के
लीडर को अजीत डोभाल ने बुलाया अपने पास और उनसे बात करी और उनसे पूछा गया कि आखिर तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। इसके बाद वो लोग मेजर जो चीज बताते हैं वो ये बताते हैं कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के यहाँ लूट मारी, चोरी करी है, और फिर दूसरा ग्रुप भी यही बोलता है कि सामने वाले ग्रुप ने हमारे यहाँ चोरी करी है। इसके बाद अजीत डोभाल दोनों ग्रुप से प्रॉमिस करते हैं कि जिन लोगों के साथ जो भी गुनाह हुआ है या फिर जो भी लूटपाट हुई है वो सारा सामान हम दिलवाएंगे। इसके बाद अजीत डोभाल की टीम मिलके उन सारी चीजों की खोजबीन करती है और जिन लोगों का जो जो सामान गायब था, जो जो हानि हुई थी, उन सारों की पूर्ति की जाती है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर अजीत डोभाल इस चीज को, इस दंगे को आराम से सॉल्व कर देते हैं, जिसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो अजीत डोभाल से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अजीत डोभाल का ट्रांसफर दिल्ली कर लिया जाता है। 1972 के आसपास अजीत डोभाल केरल से दिल्ली चले जाते हैं और फिर अजीत डोभाल की पोस्टिंग आईबी में करी जाती है। तो दोस्तों आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोस्तों दो चीज होती है, एक तो रॉ होता है, एक होती है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो रॉ होता है वो देश के बाहर जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं या फिर कौन सा देश क्या प्लानिंग कर रहा है हमारे देश पे हमला करने के लिए, उन सारी चीजों की जानकारी रॉ इकट्ठा करती है। वहीं दूसरी तरफ जो आईबी होती है वो देश के अंदर सारी चीजों का पता लगाती है कि किन ग्रुप से देश को खतरा है या फिर कोई देश को मिटाने के लिए या फिर देश के किसी स्टेट को अलग करने के लिए कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा है। मतलब आईबी देश के अंदर काम करती है और रॉ देश के बाहर काम करती है। बेसिक सा डिफरेंस ये है। तो दोस्तों अजीत डोभाल आईबी के अंदर काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके इनकी ट्रेनिंग आईबी में कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों उसी टाइम 1972 के आसपास अजीत डोभाल की शादी भी होती है। इसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीजें चल रही थी और उसी टाइम मिजोरम में भी काफी उथल पुथल चल रही थी। तो दोस्तों मिजोरम पहले आसाम का पार्ट था और आसाम में अलग टाइप की कम्युनिटी रहती है और मिजोरम में अलग टाइप की कम्युनिटी रहती है, जिसकी वजह से आसाम वाले और मिजोरम वालों की आपस में कहासुनी होती रहती थी। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्टेट है या फिर एक इलाका है, वहां पे हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं या फिर हिंदुओं के और भी अलग अलग कास्ट रहते हैं, पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, और भी बहुत सारे कास्ट होते हैं, वो एक जगह रहते हैं तो एक कास्ट दूसरे कास्ट से लड़ता है। उसी तरीके से मिजोरम में अलग कास्ट के लोग रहते थे और आसाम में अलग कास्ट के लोग रहते थे और मिजोरम और आसाम उस टाइम एक था, जिसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। जो आसाम की गवर्नमेंट थी वो ज्यादातर जो आसाम के लोग थे उनके लिए ज्यादा, मतलब आसाम की एक कम्युनिटी थी उनके लिए ज्यादा करती थी और मिजोरम की जो कम्युनिटी थी उनके लिए कम करती थी, जिसकी वजह से मिजोरम के जो लोग थे वो लोग आंदोलन करने लग गए। और एक चीज और होता है कि आसाम में एक फौज का ग्रुप था, उसके अंदर मिजोरम के भी कई सारे बटालियन थे। तो जो आसाम की गवर्नमेंट होती है वो मिजोरम के कई सारे बटालियन को सस्पेंड कर देती है या फिर हटा देती है। मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फौजियों को हटा दिया जाता है। इसके बाद मिजोरम के अंदर इस चीज का आंदोलन चल जाता है कि आखिर गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, और धीरे धीरे करके वहां पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है इस आंदोलन को लीड करने के लिए। उनके लीडर का नाम था लाल डेंगा। तो दोस्तों लाल डेंगा एक इंसान का नाम है जो एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप का नाम होता है MNF। तो दोस्तों इनकी पार्टी का नाम होता है MNF। ये पार्टी मिलके पूरे मिजोरम में अलग अलग टाइप के आंदोलन करती है और जो आसाम की गवर्नमेंट होती है उसको गिराने की कोशिश करती है और धीरे धीरे करके ये आंदोलन बड़ा होता जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को बताया कि जो आसाम की गवर्नमेंट होती है वो मिजोरम कम्युनिटी के लोगों के जो फौजी होते हैं उनको जॉब से निकाल देती है। उसके बाद उन फौजियों में से कुछ लीडर होते हैं जो इस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों 7 कमांडर होते हैं जो लाल डेंगा के साथ हाथ मिला लेते हैं और जिसके बाद जो ये लाल डेंगा की कम्युनिटी होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। और जो भारत की गवर्नमेंट होती है, उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी, उनको लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है मिजोरम भारत से अलग हो जाए, क्योंकि जो ये पार्टी थी MNF, इन्होंने अपना एक झंडा तैयार कर लिया। इन्होंने बोला कि हमें भारत से अलग होना है। फिर इसके बाद बुलाया जाता है अजीत डोभाल को। तो दोस्तों अजीत डोभाल बहुत ही ज्यादा शातिर थे, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड थे। उनको पता था कि यहाँ पे हमें बल लगा के काम नहीं करना है, यहाँ पे हमें बुद्धि का यूज करना है।
तो दोस्तों जो अजीत डोभाल होते हैं वो मिजोरम में जाते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं अच्छे से। फिर उनको पता चलता है जो ये ग्रुप है इसके जो मेन लोग हैं, मतलब 7 खंबे हैं, वो हैं ये 7 कमांडर। अगर इन लोगों को काबू कर लिया जाता है तो ये जो पूरा आंदोलन है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अजीत डोभाल धीरे धीरे करके इन 7 कमांडर से पर्सनली मिलने लग जाते हैं, उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों इन लोगों के साथ अजीत डोभाल की इतनी दोस्ती हो गई थी कि अजीत डोभाल इनके साथ खाते पीते थे, उठते बैठते थे और यहाँ तक कि ड्रिंक तक करते थे। धीरे धीरे करके अजीत डोभाल ने उन 7 कमांडर में से 6 कमांडर को अपनी तरफ मिला लिया और उनको बोला कि अगर तुम लोग इस देश से अलग होना चाहोगे तो आज नहीं तो कल इंडियन आर्मी तो तुम लोगों को पकड़ लेगी और इस पे कब्जा कर लेगी और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग हमसे मिल जाते हो तो तुम लोगों को जब यहाँ पे गवर्नमेंट मरेगी, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी तो तुम लोगों को एक अच्छा पद मिलेगा, एक अच्छा अधिकार मिलेगा और जो भी केस चल रहे होंगे उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद वो 6 कमांडर मान जाते हैं और फिर जब ये 6 कमांडर अजीत डोभाल के साथ मिल जाते हैं तो जो लाल डेंगा होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर एंड टाइम पे लाल डेंगा भी हथियार डाल देता है और वो मान जाता है कि इस आंदोलन को वो खत्म कर रहा है। लेकिन उसके लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि वो चाहता है कि मिजोरम को आसाम से अलग कर दिया जाए, मिजोरम को अलग स्टेट बनाया जाए और इसके अलावा जो लाल डेंगा है उसको वहां का सीएम बनाया जाए। जो गवर्नमेंट होती है इन सारी चीजों पे हामी भर देती है। आसाम और मिजोरम को अलग कर दिया जाता है, मिजोरम को अलग स्टेट बनाया जाता है और लाल डेंगा को वहां का सीएम बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अजीत डोभाल ने एक और कारनामा किया और हमारे देश के एक हिस्से को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों अजीत डोभाल के ऐसे कई सारे किस्से हैं कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। एक और किस्सा बताता हूं, उसी टाइम के आसपास, मतलब जब मिजोरम में ये सब चल रहा था उसी टाइम सिक्किम में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो दोस्तों जो सिक्किम स्टेट है अभी तो भारत में है, लेकिन पहले वो भारत में शामिल नहीं था, पहले वो अलग एक देश था कह सकते हैं। तो दोस्तों उस देश पे एक राजा का शासन था और उस राजा की जो वाइफ थी वो यूएस एजेंट, मतलब यूएस का एक एजेंसी होती है CIA, उनकी एजेंट थी और हनी ट्रैप में उस लड़की ने सिक्किम के राजा को फंसा लिया और इसके बाद धीरे धीरे करके सिक्किम पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें भारत को पता चली तो भारत ने धीरे धीरे करके सोचा कि कैसे सिक्किम को भारत में मिलाया जाए, क्योंकि सिक्किम और भारत लगभग एक ही जगह पे थे और बिल्कुल बॉर्डर मिल रहे थे। और इसके अलावा जो सिक्किम में छोटी मोटी पार्टियां थी वो उस टाइम बहुत कमजोर थी, वहां पे डेमोक्रेसी थी लेकिन नाम की थी। तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, वो अजीत डोभाल को इसका काम सौंप देती है। अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और जो सिक्किम के अंदर छोटी मोटी पार्टियां होती हैं अजीत डोभाल उनको फंड करने लग जाते हैं, उनको मजबूत बनाने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके जो सिक्किम की छोटी मोटी पार्टियां होती हैं वो मजबूत बन जाती हैं और फिर सिक्किम में एक डेमोक्रेसी वाली सरकार आ जाती है। वहां पे सिक्किम में भी एक PM बन जाता है। वहां का PM इसलिए बनता है क्योंकि वो उस टाइम अलग एक देश था। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके सिक्किम के जो राजा थे उनकी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जो सिक्किम के राजा थे फिर भी उनका पूरा कंट्रोल सिक्किम पे था। वो जो वहां की गवर्नमेंट है उसको गिराने में लगे रहते थे। एक बार क्या हुआ, सिक्किम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। इसके बाद भारत सरकार ने अपने एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को सिक्किम में भेजा और वहां के राजा को गिरफ्तार कर लिया और राजा को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद सिक्किम में एक वोटिंग हुई, एक पोलिंग हुई। वहां पे यह डिसाइड करना था कि क्या आप लोग सिक्किम को एक अलग देश के रूप में देखना चाहते हो या फिर आप लोग चाहते हो कि सिक्किम भारत में मिल जाए। ज्यादातर लोगों ने लगभग 97% लोगों ने चाहा कि सिक्किम भारत में मिल जाए। इसके बाद सिक्किम भारत में मिल जाता है 1975 में। तो दोस्तों जब सिक्किम के राजा और वहां की रानी को लगता है कि अब उनका जो पकड़ है वो सिक्किम से छूट गया है, इसके बाद जो वो रानी होती है वो राजा को डिवोर्स देके वापस US चली जाती है। ऐसे कर करके मैं आप लोगों को बहुत सारे किस्से सुना सकता हूं और भी मैं आपको कई किस्से सुनाता हूं। तो दोस्तों इसी तरीके से अजीत डोभाल का एक और किस्सा है कि जैसे कि इंडिया ने, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इंडिया के पास भी परमाणु शक्ति आ गई थी। इसके बाद जब इस चीज़ का पता पाकिस्तान को चलता है तो पाकिस्तान वाले सोचते हैं क्यों ना वो लोग भी परमाणु संपन्न शक्ति बन जाएं।
इसके बाद पाकिस्तान वाले अलग अलग चीजें करने लग जाते हैं परमाणु टेस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो इंडिया होती है उनको कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन मेन लीडर होते हैं वो कभी चाइना जाते हैं, कभी यूएस जाते हैं, कभी नॉर्थ कोरिया जाते हैं। इससे क्या होता है, इंडिया को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद पाकिस्तान भी ऐसा कोई टेस्ट करने वाला है। इसके बाद क्या होता है, अजीत डोभाल को पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। अजीत डोभाल 2-3 सालों तक पाकिस्तान में रहते हैं। तो दोस्तों अजीत डोभाल क्या करते हैं, भेष बदल लेते हैं और छुप के रहने लग जाते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है कि अजीत डोभाल एक भिखारी बन जाते हैं और भिखारी बन के जहां पे ये टेस्टिंग हो रही है वहां के आसपास घूमने लग जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं। लेकिन अजीत डोभाल को कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद क्या होता है, अजीत डोभाल सोचते हैं कि किस तरीके से ये कंफर्म किया जाए कि सही में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि अजीत डोभाल और जो भारत की गवर्नमेंट थी उनको सिर्फ शक था कि शायद पाकिस्तान ऐसी कोई टेस्टिंग कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, अजीत डोभाल के माइंड में एक आइडिया आता है। तो दोस्तों जब भी साइंटिस्ट लोग कोई न्यूक्लियर वाला टेस्टिंग करते हैं तो उनके बालों में, उनके शरीर में वो रेडिएशन आ जाता है। तो अजीत डोभाल सोचते हैं कि कैसे करके इन साइंटिस्ट के जो बाल हैं उनको लिया जाए और फिर भारत भेजा जाए टेस्टिंग के लिए। इसके बाद अजीत डोभाल नोटिस करते हैं कि ये जो साइंटिस्ट लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं ये लोग अपने बाल कटवाने के लिए कहां जाते हैं। अजीत डोभाल को इस चीज का पता चल जाता है। इसके बाद अजीत डोभाल उस नाई के दुकान के सामने ही भीख मांगने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके उन साइंटिस्टों के बाल को कलेक्ट करने लग जाते हैं और फिर खुफिया तरीके से अजीत डोभाल उन बालों के सैंपल को इंडिया भेज देते हैं। और जब उन बालों के सैंपल की टेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि सही में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। इसके बाद अजीत डोभाल को काफी बड़ी कामयाबी मिलती है। अजीत डोभाल सोचते हैं कैसे इस टेस्टिंग को रोका जाए। उसके लिए वो इंडियन गवर्नमेंट से कई बार बात करते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और किसी और की भारत में सरकार थी और वो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि अजीत डोभाल ऐसा कोई कदम उठाए। और अजीत डोभाल को बार बार मना किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो कर रहा है करने दो, आप लोग यहाँ आ जाओ। लेकिन अजीत डोभाल कई तरीके अपनाते हैं उन सारी टेस्टिंग को फेल करने के लिए। अजीत डोभाल क्या करते हैं कि एक बंदे को अपनी तरफ मिला लेते हैं और उस बंदे से बोलते हैं, जो साइंटिस्ट होता है उससे अजीत डोभाल बोलते हैं कि जो ये न्यूक्लियर पावर है इसका ब्लूप्रिंट आप हमें दे दो, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे। तो वो बंदा मान जाता है। इसके बाद अजीत डोभाल इस डील को भारत की गवर्नमेंट से बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मना कर देती है और बोलती है कि आप भारत वापस आ जाओ, आप इन सब चीजों में मत पड़ो। लास्ट में अजीत डोभाल हार मान के वापस भारत आ जाते हैं। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि अजीत डोभाल चाहते तो इस परमाणु टेस्ट को जो पाकिस्तान कर रहा था उसको रोक सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से आज ये चीज नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसके अलावा अजीत डोभाल ने गोल्डन टेम्पल के अंदर ब्लैक थंडर नामक एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। गोल्डन टेम्पल के अंदर बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवादी या अलगाववादी थे। वो चाहते थे कि पंजाब भारत से अलग हो जाए। वो गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे थे। इसके बाद अजीत डोभाल को बुलाया जाता है और अजीत डोभाल क्या करते हैं, रिक्शे वाले का रूप ले लेते हैं और आसपास वहीं पे रिक्शा चलाने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, बार बार अजीत डोभाल उसी एरिया के आसपास घूम रहे थे। उसके बाद जो ये खालिस्तानी होते हैं वो अजीत डोभाल को पकड़ लेते हैं और जब अजीत डोभाल से पूछा जाता है तो अजीत डोभाल बोलते हैं कि वो भारत की तरफ से नहीं है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से हैं और इन लोगों की मदद के लिए आए हैं। तो पहले तो जो ये खालिस्तानी होते हैं ये नहीं मानते, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि अजीत डोभाल काफी सालों तक पाकिस्तान में रहे, उनको अच्छे से उर्दू तक आती थी। इस वजह से अजीत डोभाल उर्दू में काफ़ी चीज़ें बताते हैं और बात करते हैं और धीरे धीरे करके उन खालिस्तानियों को यकीन दिला देते हैं। इसके बाद अजीत डोभाल एक और काम करते हैं, वो उन खालिस्तानियों को ये भी बताते हैं कि पुलिस कहाँ कहाँ पे इकट्ठा है, कहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से खालिस्तानियों को और भी विश्वास हो जाता है। और फिर अजीत डोभाल क्या करते हैं, उस पूरे गोल्डन टेम्पल को अच्छे तरीके से देखते हैं कि कौन कहाँ पे है और फिर अजीत डोभाल बाहर जाते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन रॉ को और जो खुफिया एजेंसी होती है
आईबी को उनको देते हैं। और इसके अलावा वो एक और प्लान बनाते हैं कि बहुत सारे कमांडो को बुला लिया जाता है पुलिस की वर्दी में और चारों तरफ से पूरे गोल्डन टेम्पल को घेर लिया जाता है। और फिर एक और चीज अजीत डोभाल करते हैं कि वो क्या करते हैं, खाना पानी बिजली इन सारी चीजों को ब्लॉक कर दिया जाता है। कहीं से पानी का कोई इंतजाम वहां पे नहीं हो पा रहा था गोल्डन टेम्पल के अंदर। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ बहुत सारे स्नाइपर या शूटर आसपास खड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है, उन खालिस्तानियों का जो कमांडर होता है वो भूख प्यास की वजह से परेशान हो जाता है और पानी पीने के लिए बाहर की तरफ आता है। तभी एक शूटर उस पे फायर करता है और जो उनका कमांडर होता है वो मारा जाता है। और फिर अजीत डोभाल उन खालिस्तानियों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं और उन खालिस्तानियों से बोलते हैं कि आप लोग सरेंडर कर दो, नहीं तो एक एक करके ऐसे मारे जाओगे। हम इस ऑपरेशन को बाद में दोबारा करेंगे। और वो खालिस्तानी मान जाते हैं और फिर वो सारे खालिस्तानी सरेंडर कर देते हैं। इस तरीके से अजीत डोभाल की लिस्ट में एक और कामयाबी मिल जाती है। तो दोस्तों ये बात है 1999 की, जब IC-814 जो कि एक एरोप्लेन है और नेपाल से दिल्ली की तरफ आ रही थी और इसके अंदर करीब 170 से 180 यात्री थे। जैसे ही ये एरोप्लेन इंडिया की सीमा में घुसता है वैसे ही इस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और जो कप्तान होता है एरोप्लेन का उससे बोला जाता है कि इस एरोप्लेन को पाकिस्तान लैंड कराया जाए। लेकिन जो कप्तान होता है वो बोलता है कि इसमें इतना फ्यूल नहीं है। और फिर इसके बाद क्या होता है, इस एरोप्लेन को अमृतसर लैंड कराया जाता है। वहां पे ये आतंकवादी हम कह सकते हैं हाईजैकर प्लेन को रिफिल करवाते हैं या फिर फ्यूल डलवाते हैं। उसके बाद उस एरोप्लेन को वापस पाकिस्तान लिया जाता है और फिर पाकिस्तान से दोबारा उसमें रिफिलिंग करवाई जाती है। फिर वो एरोप्लेन दुबई जाता है, फिर दुबई से अफगानिस्तान जाता है। इस तरीके से 3-4 जगह गया। और फिर जब इंडिया वालों को इस बात की खबर लगी कि इस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, फिर इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग अफगानिस्तान जाते हैं और उन हाईजैकर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो हाईजैकर बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीनियर बंदा आके बात करे। इसके बाद अजीत डोभाल को भेजा जाता है अफगानिस्तान। अजीत डोभाल जब उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तो वो हाईजैकर बोलते हैं कि उन लोगों को करीब करीब 136 आतंकवादी जो कि इंडिया में बंद है उनको वापस इंडिया दे और इसके अलावा $200 मिलियन वो भारत सरकार से मांगते हैं। फिर अजीत डोभाल बोलते हैं कि पहली बात तो 136 लोग आपको नहीं मिल सकते और दूसरी बात ये कि $200 मिलियन ये बहुत ज्यादा रकम है और इंडियन गवर्नमेंट नहीं देगी। फिर इसके बाद क्या होता है, वो जो आतंकवादी या फिर हाईजैकर होते हैं वो अजीत डोभाल से नेगोशिएट करते हैं और फिर इसके बाद अजीत डोभाल उन लोगों को अपनी बातों में ऐसे फंसाते हैं कि जो $200 मिलियन ये लोग मांग रहे थे, ये लोग बोलते हैं कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। 136 कैदियों को छोड़ने की बजाय अजीत डोभाल 3 कैदियों को छोड़ने के लिए उनको राजी कर लेते हैं और फिर इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उन 3 कैदियों को छोड़ दिया जाता है और फिर उन 3 कैदियों को अफगानिस्तान भेज दिया जाता है और सही सलामत हमारे प्लेन को मतलब 170-180 यात्रियों को भारत वापस लाया जाता है। तो दोस्तों 2005 में अजीत डोभाल रिटायर हो गए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अजीत डोभाल कई बार आईबी के हेड बनने के लिए भी नॉमिनेट हुए या फिर हम कह सकते हैं हेड बनने के लिए उनका नाम आगे दिया गया, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से अजीत डोभाल आईबी के हेड नहीं बन पाए। फिर क्या होता है, 2005 में अजीत डोभाल रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अजीत डोभाल के अंदर जो जासूसी का कीड़ा था वो तो शुरू से था ही। इस वजह से रिटायर होने के बाद भी अजीत डोभाल आईबी और रॉ की तरफ से काम करते रहते हैं और अपने इनपुट आईबी और रॉ को देते रहते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, अजीत डोभाल का एक और मिशन था दाऊद इब्राहिम को पकड़ना। इसलिए क्या होता है, अजीत डोभाल दाऊद इब्राहिम पर नजर लगते हैं। अजीत डोभाल को यह पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी की दुबई में शादी है और उनकी बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे के साथ है। और फिर दाऊद इब्राहिम 23 दिसंबर के दिन जो कि रिसेप्शन का दिन है उस दिन शायद दुबई आए। इसलिए अजीत डोभाल एक प्लान बनाता है। अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक छोटा राजन एक गैंगस्टर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की आपस में दुश्मनी चलती है, तो अजीत डोभाल छोटा राजन को अपने साथ मिला लेता है और बोलता है कि दाऊद इब्राहिम की प्लानिंग
प्लानिंग बनाने के लिए। इसके बाद छोटा राजन अपने 2 शूटरों को अजीत डोभाल के पास भेजता है। अजीत डोभाल क्या करते हैं, उन दोनों शूटरों को अपने किसी खुफिया जगह पे ट्रेनिंग देते हैं और फिर धीरे धीरे करके मिशन का दिन पास आ रहा था और फिर अजीत डोभाल क्या करते हैं, उन दोनों शूटरों को एक मुंबई के एक होटल में ले जाते हैं जहां पे वो सारी चीजें ब्रीफिंग दे रहे थे कि पासपोर्ट बता रहे थे या कैसे करके उस होटल में जाना है जहां पे वो शादी हो रही है, सारी चीजें समझा रहे थे। तभी क्या होता है, मुंबई के 2 सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो कि आईपीएस और आईएएस थे, ये दोनों ऑफिसर मुंबई के उस होटल में आ जाते हैं जहां पे ये दोनों क्रिमिनल या फिर हम कह सकते हैं शूटर अजीत डोभाल के साथ रूम में थे। और फिर जो ये पुलिस वाले होते हैं ये उन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अजीत डोभाल बोलते हैं कि तुम लोग अभी इनको गिरफ्तार मत करो, हम लोग एक मिशन पे हैं। लेकिन जो ये पुलिस वाले होते हैं ये अजीत डोभाल की नहीं सुनते। अजीत डोभाल भी उस टाइम रिटायर हो चुके थे जिसकी वजह से अजीत डोभाल के पास पावर नहीं थी और फिर वो दोनों अधिकारी उन दोनों शूटरों को लेकर चले जाते हैं। अजीत डोभाल अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। अजीत डोभाल यहां तक कि उन ऑफिसर्स को धमकी देते हैं तुम लोगों को इस चीज का अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो ऑफिसर्स नहीं सुनते। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की वजह से, क्योंकि दाऊद इब्राहिम काफी टाइम तक मुंबई में था, उस कनेक्शन का यूज करके दाऊद इब्राहिम ने उन दोनों शूटरों को गिरफ्तार करवाया है। लेकिन रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता। इस तरीके से दाऊद इब्राहिम मरते मरते बच गया और अजीत डोभाल का जो ये मिशन था ये अधूरा रह गया। इसके बाद अजीत डोभाल ने कई बार कोशिश करी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों अजीत डोभाल की लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन है, मैं अगर बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी वैसे भी हो गई है। मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को 2 पार्ट में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। और एक बात और, जितने भी आप लोग ऑपरेशन सुन रहे हो, चाहे आप लोगों ने उरी का ऑपरेशन सुना हो, आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटा, और बालाकोट का ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हैं इन सारे ऑपरेशन के अंदर अजीत डोभाल का हाथ जरूर रहता है। अजीत डोभाल इन सारी चीजों को, इन सारी प्लानिंग को बनाते हैं कि कैसे करके सेना इन सारी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगी। इसके अलावा जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया है इंडिया का। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये बहुत बड़ा पद होता है और इसके अलावा अजीत डोभाल को कैबिनेट के अंदर पद दिया गया है, जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। समझ लो अजीत डोभाल डायरेक्ट पीएम मोदी से संपर्क में रहते हैं। इस तरीके से अजीत डोभाल के कारनामे बहुत बड़े हैं। अजीत डोभाल अभी भी बहुत सारे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं अजीत डोभाल की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।